जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के निशान पे मोहर मारो तान के, के निशान पे मोहर मारो तान के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दो हम एक हैं, आज दो हम एक हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कर्मवीर भाइयों, आज ज्वलंत समस्या हम लोगों का था प्रमोशन का। ट्रेड मर्जर के बाद रेल प्रशासन ये बदमाशी कर रहा था कि प्रमोशन नहीं मिले और पोस्ट सरेंडर कर दिया जाए। इसके लिए लगातार हम लोगों का आंदोलन चल रहा था। उससे सबसे ज़्यादा डीजल शॉप के कर्मचारी प्रभावित हुए थे। प्रशासन अपने तरीके से मनमानी उनके साथ किया। जब कोई पोस्ट सरप्लस हो जाए या काम वहाँ पर नहीं रह जाए तो नियम है, रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है कि उस पोस्ट को सेपरेट सीनियरिटी कर दिया जाए। इसलिए आप लोग जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि वेल्डर सी, फीटर आर उसी तरह का है। लेकिन ये प्रशासन यहाँ पर अचानक डीजल का पोस्ट दूसरे ट्रेड में मर्ज कर दिया और एक दूसरा कर्मचारी को लड़वाने का कोशिश किया। इसके बाद जब हम लोगों को पता लगा, हम चिट्ठी दे करके उनसे मांगे, तब बताया कि हमसे ये भूल हुआ और डिस्कशन किया। वो रेलवे बोर्ड का सर्कुलर हम लोग लगा दिया। अब बात हुई कि अब क्या किया जाए, इसका हल क्या होगा। तो बोला गया कि ट्रेड मर्जर कर दिया जाए, जिससे डीजल के भाई को भी प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सीट खाली हो जाएगा। ये अप्रैल महीना में ही प्रमोशन देता तो 280 आदमी को प्रमोशन दे देता। लेकिन रेल प्रशासन ये बदमाशी किया। जो CWM यहाँ पर थे उनका ट्रांसफर हो गया, नया CWM आए, उनको बरगलाया गया। तब हम लोग भूख हड़ताल का नोटिस दिए कि डिप्टी CPO के चैम्बर में ही जाके हम लोग बैठ जाएंगे, सारे ऑफिस बेरर, सारा बॉडी, हम आम मजदूर को नहीं ले जाएंगे और बैठे रहेंगे जब तक आप प्रमोशन नहीं मिलेगा। तब CWM हम लोगों को बुलाए और बुलाने के बाद ये तय किए कि CPO से इस बात को लेकर के हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और CPO को सारी बात बताएंगे और जो GM हमको ऑर्डर देगा वो हल करेंगे। लेकिन ये 1-2 महीना बीत गया, हम और अध्यक्ष जी जाके CPO से बातचीत भी किए, इसका हल नहीं निकला। तब आज ही के डेट के रूप में 18 तारीख को हम लोग धरना देने का प्रोग्राम बना लिए कि 18 तारीख को हम लोग धरना देंगे और इस चिट्ठी को हम अपने महामंत्री को भी भेज दिए और CPO के पास भी महामंत्री लिख के भेज दिया कि भाई आदमी उग्र है, अगर कोई दुर्घटना होती है इसकी जिम्मेवारी प्रशासन का होगा। ये जब चिट्ठी गया तब डिप्टी CPO यहाँ हम लोगों का बैठक बुलाया और बैठक बुला के सारा प्रमोशन देने की बात हमको कहा, यूनियन को कहा। इसमें 409 सिर्फ ट्रेड मर्जर के बाद प्रमोशन दिया जाएगा सीनियर टेक का, और बाकी हजारों प्रमोशन आपको निकलने जा रहा है। वो हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ फीटर ट्रेड में वेल्डर और बाकी ट्रेड का बात अब नहीं कर रहे हैं। वो सब भी जो भी, चाहे क्रेन ड्राइवर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे फीटर हो, 30 दिसंबर के पहले सभी का प्रमोशन देना है। टेक्नीशियन 2 का, 1 का और सीनियर टेक का सबका पोस्टिंग करना है। और फीचर ट्रेड का इस महीना से ही काम शुरू कर देना है। 200 से ज़्यादा आदमी का प्रमोशन इस महीना दिया जाएगा। ये हम लोग उनसे वादा लेकर के तब धरना का आवेदन हम वापस लिए। तो साथ ही हमेशा ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन आपके लिए लड़ती रही। एक बात अध्यक्ष जी आप लोग को बोले हैं, वो है वर्दी भत्ता के लिए। जहाँ जाते हैं आप लोग ये सवाल उठाते हैं। यहाँ का प्रशासन
हाथ खड़ा कर दिया हर एक जगह मिल कि हमसे ये समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए कल हम जो महामंत्री को ला रहे हैं उसमें एक बात कहे हैं कि हर जगह वेल्डिंग का जहाँ जहाँ सेक्शन है या जहाँ जहाँ जो समस्या है वहाँ उनको ले जाएंगे। कल आपसे आग्रह है कि वेल्डिंग का जितना स्टाफ है, जूता या और जो समस्या है उसके लिए हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन वर्दी के सवाल पर आप से अपने से कहेंगे कि ये बड़ा समस्या है, इसका हल या तो जनरल मैनेजर से करवाइए या तो रेलवे बोर्ड से करवाइए। हमारे महामंत्री असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं AIRF का, वो रेलवे बोर्ड से भी इस काम को करा सकते हैं, जैसे 48 घंटा से 45 घंटा कराए हैं। तो ये बात जनरल सेक्रेटरी को लगना चाहिए कि जो वेल्डर का जो वर्दी का सवाल है या वर्दी भत्ता का सवाल है, ये एक रेल मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक फैक्ट्री एक्ट के अनुसार यानी घेरे के अंदर वाले को नहीं मिलेगा, ये सही सवाल नहीं है। ये रेलवे बोर्ड का निर्णय गलत है और इसके खिलाफ मजदूर है। ये बात आप लोगों को बताना है। कल आपसे हम अपील करेंगे कि देखिए, आज उनका पहला प्रोग्राम हम लोग कहाँ लिए। हम पहला प्रोग्राम लिए हैं MCTR, दूसरा प्रोग्राम लिए हैं BLC, तीसरा प्रोग्राम लिए हैं आपका WRS 34 क्रेन। क्यों प्रोग्राम ले रहे हैं? आज कारखाने में मात्र 12% इंसेंटिव आपको मिल रहा है। अगर 40 से कम परसेंटेज कारखाना में इंसेंटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि ये शॉप सरप्लस है और आपकी पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा। इसलिए क्रेन में भी 40% से ज़्यादा आपको इंसेंटिव लाना होगा, खाली बैगन से काम नहीं चलेगा। और BLC को भी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भी लाना होगा और MCTR को भी लाना होगा, तब जाके 40% इंसेंटिव होगा, तभी पोस्ट डेवलपमेंट को हम लोग रोक सकते हैं। तो हमारा कर्मचारी वहाँ घास काटेगा और जो ठेकेदार का आदमी काम करेगा, ये ईस्टर्न रेलवे में यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये निजीकरण का खिलाफ आपको करना ही होगा। हर एजेंडा में आप देखिए 175 टन क्रेन और हम लोग 8 व्हीलर टावर कार लिए। टावर कार यहाँ आया, आज मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन कर रहा है? ठेकेदार कर रहा है। ट्रेन के स्टाफ को काम ही नहीं। तो ये सवाल हम जनरल सेक्रेटरी के दिमाग में देना चाहते हैं कि इसके बाद हमारी लड़ाई इस पर होगा, ये आउटसोर्स के खिलाफ में होगा, निजीकरण के खिलाफ में होगा, रेल को बचाने के खिलाफ में होगा। ये मुख्य रूप से हम लोग कहना चाहते हैं। कचरा के सवाल पर भी उन लोगों को हम लोग दिखाएंगे। वैसे कचरा का समस्या कुछ हद तक जल्दी हल होने वाला है, क्योंकि कटिंग क्लीनिंग शॉप बन के तैयार है और कुछ काम स्टार्ट भी हो रहा है, तो इससे कुछ समस्या हल हो जाएगी। साथ ही एक बात हम आपके पास कहने आए, 48 घंटा का हो, बोनस का सवाल हो, जितना रिन्यूअल हुआ है केस, जिसका नौकरी प्रशासन ने लिया है उसको बचाने का सवाल हो, सब में हम लोग आगे हैं। आखिर ऐसा विचार हम लोग क्यों करते हैं कि भाई आपके हित में हम खड़ा रहते हैं? इसका अर्थ है कि आपके द्वारा हमको क्रिएट किया गया, बनाया गया। जैसे माता पिता किसी को जन्म देता है, वैसे ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को मजदूर जन्म दिया है। 1920 में जब अंग्रेजों का भारतीय रेल मजदूरों के ऊपर अत्याचार बढ़ा कि भाई काले लोग को अलग पैसा मिलेगा, काला लोग हमेशा ड्यूटी पर ही रहेगा और गोरे लोग का अलग तनख्वाह मिलेगा, अलग पेंशन मिलेगा, अलग पैसा मिलेगा, तो भारतीय रेल मजदूर, भारत के रहने वाले लोग ईस्टर्न रेलवे यूनियन का गठन किया और लड़ाई लड़ा। और 1920 से लड़ते लड़ते कि भाई अंग्रेज के बराबर हमको तनख्वाह दिया जाए, उसके जैसा हमको आदमी बनाया जाए, दोनों के बीच में इज्जत का फर्क नहीं होना चाहिए। वहाँ से लड़ाई हम लोग शुरू किए। उसके बाद ना हमको DA था, ना हमको पे कमीशन था, ना हमको बोनस था। 60, 68 और 74 में हम लोग हड़ताल किए और 25 आदमी
गोली से शहीद हुए। जो भी यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं उनसे पूछिए कि आपका कोई एक नेता शहीद हुआ है तो उसका नाम बताइए। AIRF का तो इतिहास है कि 25 आदमी शहीद हुआ और 74 की लड़ाई में, बोनस की लड़ाई में कम से कम 10,000 AIRF के वर्कर को सस्पेंड और डिस्चार्ज रिमूवल कर दिया गया। और यही ERMC और NFIR सब नेता के घर पर विजिलेंस का काम किया और नोटिस बोर्ड उनके घर पर जाके चिपकाया डिसमिसल का पेपर, और वो काम किया और अपने बच्चे को वाइल्ड वर्कर के रूप में नौकरी दिलवाया। आज हम उन से पूछना चाहते हैं कि आज जो आप बोनस ले रहे हैं वो 25 आदमी जो शहीद हुआ है उनका नौकरी दिया उसके बाद उस समय, एक मिनट जरा सा हड़बड़ाइए, बोनस उस समय हमको नहीं मिल पाया था। बोनस उसके बाद क्या मिला जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और रेल मिनिस्टर जब बने मधु दनबते, तब हम लोगों का नौकरी वापस किया गया, हमारे नेताओं का। आज जो यूपीएस का बात हो रहा है जो मिला है, बाद में सरकार को ये बात मानना पड़ा और आज जो हमको 50% पेंशन मिला, आज जो हमको फैमिली पेंशन मिला, आज जो मिनिमम पेंशन मिला, ये हम लोग लड़के लिए हैं। और 10% जो कंट्रीब्यूशन है इसको भी हम लोग विथ इंटरेस्ट लड़के ही लेंगे। इसमें कोई आप लोगों को गलतफहमी नहीं रखना है। जितने भी हड़तालें हुई, कुर्बानी हुआ, उसी डेट में फैसला हो गया है, ऐसा बात कभी नहीं हुआ है। मजबूर हुआ है सरकार, बाद में उसको देना पड़ा है। तो ये दो मुद्दा जो 25 से 20 करना है, सर्विस का लेंथ और पेंशन 10% जो कंट्रीब्यूशन है उसको विथ इंटरेस्ट लाना है, जैसे PF में होता है वो हम लोग करेंगे। ये सब कई तरह का मुद्दा है, आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। कल आप आइए, चाहे विद्युत इंजन का सवाल हो, चाहे डीजल शॉप को बचाने का सवाल हो, ये पर्सनल सवाल नहीं है। अगर विद्युत इंजन का लोड मिल जाता तो एक ब्रांच ऑफिसर बनता, एक WM बनता, एक AWM बनता, 35 को सुपरवाइजर SSC बनता, 350-400 स्टाफ को नौकरी मिलता। इसलिए हम लोगों को लड़ना है। डीजल शॉप विद्युत इंजन को लाने की बात कर रहे हैं और लोड हमको मिल गया, लेकिन मिल गया यहाँ का जो CWM है इसके गलती से 11 करोड़ रुपया हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दे दिया, और ये शिव गोपाल मिश्रा जी के वजह से हुआ जो हम लोग यहाँ लाए। और इतना बड़ा संख्या में हुजूम गया कारखाने से अंदर, 2000 से ज़्यादा। इसके वजह से मिश्रा जी को बाध्य होना पड़ा कि भाई ये विद्युत इंजन का लोड इनको देना होगा। ये लड़ाई हमको जारी रखना है, और डीजल इंजन जो मिला है तो मिला है, वो भी काम हम करेंगे, लेकिन विद्युत इंजन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 175 टन क्रेन के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना है कल का जो प्रदर्शन होना चाहिए, जुलूस होना चाहिए, एक ऐतिहासिक जुलूस होना चाहिए, ताकि जो आ रहे हैं हमारे महामंत्री अमित घोष, उनको पता लगे कि अपने डिमांड के प्रति रेल मजदूर जमापुर का सजग है। ये अगर इनकी बात हम नहीं सुनेंगे तो हमारे खिलाफ में जाएगा, एकताबद्ध है और संघर्ष करने के तैयार है, ताकि हमारे हर एक डिमांड को लागू करवा। ये हम लोग का तरीका है। अब आपसे हमारा यही गुजारिश है कि कल जहाँ जहाँ वो जाएं, अपनी बात को आप लोग रखें और रैली में ऐतिहासिक रूप से भाग लें। 11 से 12 का सवाल है, वो मेरा लंच आवर है, उस आवर में कारखाना खाली हो जाना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि कारखाना का डेवलप हो सके। दूसरा बात हम आपको बोल देते हैं कि हम आपके साथ वफादारी से क्यों खड़ा है, क्योंकि आपने हमको बनाया है, क्रिएट किया है मजदूर ने, और दूसरा लोग गद्दारी क्यों कर रहे हैं प्रशासन के साथ, क्योंकि उसको क्रिएट सरकार किया। कांग्रेस पार्टी
रातों रात NFIR को बना दिया। इसलिए 74 के हड़ताल में बीच में पूरा भूखा। और आज जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि PRKS को बना दे, लेकिन हमको कोई गवर्नमेंट नहीं बनाया, इसलिए हम उसकी दलाली नहीं करेंगे। हमारे बाद भी जो नेता आएगा वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा बायलॉज भी है, संघर्ष का इतिहास ही है। जो भी आएगा वो मजदूर के खिलाफ में लड़ेगा, उनको कुर्बानी के पक्ष में लड़ेगा, प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में लड़ना होगा। हम नहीं कह रहे हैं अभी कांग्रेस यूनियन को कि भाई आपका दोष है। मेरा सिर्फ पूछना है, आप बोल रहे हैं किसी गोपाल मिश्रा का बेटा राज्यसभा में जा रहा है, जब वो एक्सीडेंट में शहीद हो गया, डेथ कर गया, जो लोग इस दुनिया में रहा नहीं तो राज्यसभा में कैसे जाएगा? और आप सोच के देखिए, रेल ही परिवार उनका है, तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो फैलाया जाता है कुछ से कुछ बातें, इसको आपको देखना होगा कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। आप बताइए कि आप लोग हमारे यहाँ आए कभी यूनियन ऑफिस में, आपके साथ क्या कोई अभद्र व्यवहार हम लोग किए हैं? नहीं किए। आप हमको वोट नहीं भी दीजिएगा तब भी हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, और हम बताते हैं कि इन लोगों को वोट दीजिए अथवा नहीं दीजिए। आज तक लड़ाई का इतिहास कौन बोला है NFIR को कि हड़ताल नहीं करो? क्यों नहीं अभी तक हड़ताल किए? तुम्हारा भी मान्यता है, PRKS का भी रजिस्टर्ड यूनियन है, क्यों नहीं आप हड़ताल किए, मजदूर के लिए कुर्बानी दिए आज तक? तो लड़ना नहीं, हम बोलते हैं कि हम सरकार से लड़ेंगे। आज जो नई पेंशन स्कीम वाजपेयी जी की सरकार लाई और कांग्रेस गवर्नमेंट ही उसको पारित किया, कानूनी जामा पहनाया पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट से ही वापस करवाना होगा। ये ट्रेड यूनियन एक्ट में किसी यूनियन को ये अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ है कि सरकार की गलत नीति के खिलाफ में हम लड़ सकते हैं। एक दबाव समूह है, जैसे कि लड़ रहा था किसान लोग और वापस कराया 3 कानून, काला कानून को, उसी तरह हमको वापस कराना होगा। आज भी अगर श्रम कानून नहीं लागू है तो AIRF के कारण नहीं लागू है, नहीं तो 12 घंटा करता है। जो 48 घंटा का बात है वो 12 घंटा लाता, उसके बीच में कौन खड़ा है? AIRF। आज निजीकरण नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, तो कौन खड़ा है? AIRF। तो सरकार, ये लोग चाह रहा है कि ऐसा मजदूर के बीच में भगदड़ मचा दें कि AIRF को मान्यता नहीं मिले। और जो 2014 में FDI भारत सरकार लाया है कि रेल को बेच देना है विदेशी कंपनियों के हाथ में, पार्लियामेंट में पास किया है, उसको लागू करने में हम जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं। तो साथी, रेल को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने जनता को रोजगार दिलाने के लिए और सस्ता सवारी देने के लिए एकमात्र रेल है जो सस्ता सवारी देता है, सुरक्षित सवारी देता है, गरीब आदमी चल सकता है। वो हवाई जहाज से, कार से बड़ी दूरी को तय नहीं कर पाएगा। तो ये एकमात्र रेल है। भारत के आम लोगों को बचाने के लिए AIRF को आप लोग वोट दीजिए और कल का मीटिंग सफल कीजिए। एक बार आप लोगों को फिर धन्यवाद देते हुए नारा देते हैं, एक बार नारा साथ में दीजिए।